हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन, और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो तीन चीजें बता देता हूँ, पहले तो बहुत ध्यान से सुनना। ये जो चैप्टर है और आपकी क्लास 11th की हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक है ना, वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल पे, ये सारे के सारे चैप्टर का लिंक जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, जिस चैप्टर के एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके नोट्स है ना, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैसे मैं इस वाली का पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन की वीडियो का लिंक भी, मतलब पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड दो तीन बातें सुनो। मैंने यही वाला चैप्टर की वीडियो पहले क्यों बना रहा हूँ, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये चैप्टर समझाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा नाम है। जापान के नाम और सारे सेम है। जापान हो गया, कोरिया हो गया, चार कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। जापान हो गया, कोरिया हो गया, है ना, चाइना हो गया और ताइवान हो गया। अब सारे के सारे नाम सेम है। चाहे मेजी बोलूँ, चाहे मैं चांग काई शेक बोलूँ, चाहे चुंग चुंग ही बोलूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम आपको सेम ही लग रहे होंगे। ओके, बट इस वीडियो में है ना, मैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अब इस वीडियो के बाद मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मेरी बात सुनना। पहली बात तो जो इस पीडीएफ के अंदर आंसर लिखे है उसको उसी तरीके से लर्न करना, क्योंकि इसमें 8-8 नंबर के क्वेश्चन है। 5 के भी है, 3 के भी है। तो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में दिक्कत ना आए, इसी के लिए पीडीएफ के अंदर से ही लर्न करना। दूसरी बात यह है कि जैसे ये चैप्टर की वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है, सबसे पहले तो अगर हो सके तो खुद इस चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो ट्राई करना। वैसे तो मैं मैक्सिमम एमसीक्यू इसी वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, चैप्टर बड़ा है। और अगर इसके आपने अलग से एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखी, वो डिपेंड करता है कि मैं क्योंकि कल पता है आपको एग्जाम है ना। तो मैं वो वीडियो जो है वो इस बेसिस पर डालूंगा कि इस पे रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपको पता है कि सुबह से मेरे को कॉल आते रहते हैं हिंदी मीडियम के। तो इसी वजह से, बट डोंट वरी, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पहले जो है वो एमसीक्यू अपलोड करूंगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। वह बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। याद रखना, इससे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन रट लो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आना, सिंपल सी बात है। ओके, और अगर मैं एमसीक्यू अपलोड करूंगा तो हमारा ये जो चैनल है ना, अ, भरत खोरवाल नाम का चैनल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको ज्वाइन कर लेना आप, यहीं पर एमसीक्यू अपलोड होंगे। यहाँ पर वैसे मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करे, मैंने कहा था ना। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि मेरा करा हुआ है कितना आता है कितना नहीं आता, ये वीडियो है 4 दिन पहले जो है वो पोल साइंस के बच्चों का एग्जाम हुआ था, डिट्टो पेपर था, जाके देख लेना कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का है, और मैं बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये हरियाणा बोर्ड के लिए भी है, सर ये यूपी बोर्ड के लिए भी है, झारखंड बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। बेटा, अगर आपके स्कूल के अंदर एनसीईआरटी चलती है ना, एनसीईआरटी की बुक चलती है, तो ये आपके लिए है। अगर आपकी कोई और बुक चलती है, एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब जहां तक मेरे को पता है कि पूरे इंडिया के अंदर ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह पर एनसीईआरटी ही चलती है क्लास 11th में। तो बिना टेंशन के करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आधा मार्क्स भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो बच्चे वो 100 आउट ऑफ 100 लाए थे ना हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, 7-8 बच्चे थे, उसमें से 3-4 तो वो थे जो सारे के सारे स्टेट बोर्ड के थे। ठीक है, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, तो करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेजी रिस्टोरेशन के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। अब मेजी क्या है? मेजी जो है वो जापान का है। ठीक है, सबसे पहले मैं जापान का बताऊंगा, चाइना का, ताइवान का और कोरिया का, इससे ऐसे क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो मेजी जो है ना, एक ये समझ लो कि मेजी जो है वो जापान के रूलर थे। जापान के रूलर है ना, ये जो मेजी था, मैं इसकी फोटो भी दिखा देता हूँ, ये रहा मेजी। ठीक है, एम्परर मेजी है ये। तो है ना, बहुत सारे चेंजेस लेकर आया था जापान के अंदर। अब वो क्या क्या चेंजेस लेकर आया था, क्या क्या चेंजेस लेकर आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वो क्या क्या चेंजेस लेकर आया था, उससे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंचा था। क्योंकि वो जो चेंजेस लेकर आया था, उसने बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह बनाई थी, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा था। और साथ ही में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेजी जो है वो चेंज लेकर क्यों आया था। इतने टाइम से तो जो है वो जापान में कोई चेंज नहीं आ रहा था, जैसा चल रहा था सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट एकदम से चेंज लाने का क्या रीजन था, तो मैं आपको बता दूं, जापान जो है वो दो वजह से चेंज लेकर आ रहा था। पहला तो राइज ऑफ द इंपीरियल लॉयल्टी। मैं आपको बता दूं, जापान के अंदर ये जो मेजी थे ना, ये एक्चुअल में रूलर नहीं थे, मैं इसको रूलर नहीं कहूंगा। ठीक है, इनके पास पावर थी, बट है ना, जो आज भी है ना, बहुत सारे लोग जो है ना, पुराने जो रूलर है मेजी को छोड़ के, जो पुराने राजा वगैरह थे ना, उनको ज्यादा पसंद करने लग गए थे। तो मेजी को लगा कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग जो है वो इतना पीछे की तरफ चले जाएंगे, मतलब इतना जो है पुराने राजा को किंग करेंगे, किंग को पसंद करने लगेंगे कि उसको हटना पड़े।
तो इसलिए उसने सोचा कोई ना कोई बढ़िया काम करना पड़ेगा। तो ये लिखा है ना, राइज टू द इंपीरियल लॉयलिज्म, मतलब जो इंपीरियल जो पुराने राजा थे ना उसकी तरफ है ना, वो देख रहा था कि वफादारी लोगों की बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से उसने सोचा कोई ना कोई चेंज लाना पड़ेगा, और अगर चेंज नहीं लेकर आए तो मेरी गद्दी पे खतरा आ सकता है। और दूसरा रीजन था फॉरेन थ्रेट। अब है ना, जापान का जो मेजी था, मेजी ने एक चीज नोटिस करी कि अब है ना, बाहर की कंट्री के लोग है ना, जापान में जो है वो कब्जा करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या ट्रेड वगैरह कर रहे हैं। और उस जापान ने एक चीज देखी थी, मेजी ने एक चीज देखी थी कि ना, हर कंट्री के साथ जिसको भी गुलाम बनाया जाता है ना, पहले उससे व्यापार ही होता है। जैसे इंडिया को गुलाम बनाया गया, पहले व्यापार ही हुआ, ट्रेड हुआ। ठीक है, ट्रेड जब हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे आर्मी बनाना शुरू कर दी। तो ये फॉरेन थ्रेट की वजह से जो वह है, मेजी डर गया था और उसने रिफॉर्म करना शुरू किया अपनी आर्मी वगैरह में, इनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी। तो यही बात देखिए, अब ना जापान जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन प्रेशर, फॉरेन पावर से भी जूझ रहा था, और खासकर यूएस से। यूएस के एक पर्सन थे जिसका नाम है मैथ्यू कॉमोडोर, कॉमोडोर मैथ्यू पेरी। इसने तो अपनी जो फ्लीट है, अपनी जो शिप है, ठीक है, वो जापान के पोर्ट पे उतार दी और बोला था कि हमारे साथ रिलेशन बनाओ, बट बैठाओ, हम आपसे चीज़ें खरीदेंगे, आप हमारे से चीज़ें खरीदो। तो इससे कहीं न कहीं जो है वो हमारे मेजी को समझ आया कि जी हमें कुछ ना कुछ चेंज जो है वो लाना पड़ेगा अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी आर्मी के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने लोगों के अंदर। तभी जाके हम इन फॉरेन ताकतों से लड़ पाएँगे। अब वो क्या-क्या चेंज लेकर आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि मेजी रिफॉर्म क्या था, ठीक है? मेजी रिफॉर्म का इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा, है ना? उसने इकोनॉमी को मॉडर्नाइज़ कैसे करा? स्कूल के अंदर उसने क्या-क्या चीज़ें चेंज करी? कुछ भी आ जाए, अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आए ना और क्वेश्चन में लिखा हो मेजी रिफॉर्म, ये डिट्टो चेप देना, ये पूरा आंसर। ठीक है? बिल्कुल डिट्टो चेप देना। आप देख रहे होगे मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप यही लिखो, क्योंकि 8 मार्क्स की गारंटी है ये। ठीक है? चलो, बाकी मैं समझा रहा हूँ। पहला तो है ना, जो मेज़ी था उसने सबसे पहली चीज़ क्या करी, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया। उसने ना जो ओल्ड ओल्ड विलेजेस थे ना, ओल्ड विलेजेस वगैरह थे, उनकी बाउंड्री चेंज करके नए-नए विलेज बना दिए। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? इसका क्या मतलब है? ऐसा इसलिए किया, मान लो कोई एक गाँव है, वहाँ पर जो है वो मेज़ी को पसंद नहीं करते लोग, और उसी के साथ में एक गाँव है जहाँ पर मेज़ी को पसंद करते हैं। तो उसने दोनों को मिला दिया। अब क्या है कि जो लोग मेज़ी को पसंद करते थे ना, उन्होंने कहीं न कहीं इनको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया कि मेज़ी बहुत अच्छा है। ठीक है? जैसे मेज़ी है ना, एक और चीज़ लेकर आया था, उसने फ्यूडलिज़्म खत्म कर दिया था। जो है ना, फ्री में काम करना पड़ता है ना, आपको बड़े किसानों के लिए, बड़े फार्मर के लिए, पीजेंट्स के लिए, वो उसने खत्म कर दिया। फिर जो लोग मेज़ी को सपोर्ट करते थे, वो बाकी लोगों को बोलते थे, देखो, देखो मेज़ी कितना अच्छा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो इसने ये किया, उसने एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म लाया ताकि एडमिनिस्ट्रेट करना ईज़ी हो जाए। दूसरी बात है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लेकर आया। सबसे पहली चीज़ क्या करी उसने, रेलवे वगैरह बनाई, और आज तो आपको पता ही है कि मेट्रो जो है, वो ट्रेन जो है वो कितनी मशहूर है, जापान की बुलेट ट्रेन, है ना? वो उसने जो पहली ट्रेन थी वो टोक्यो से होकोहामा योकोहामा तक बिल्ड करी थी 1870 से 72 के अंदर, और बैंकिंग सिस्टम भी सुधारा था उसने। और जो ज़ाइबैत्सु होते हैं ना, अब ये ज़ाइबैत्सु कौन होते हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, है ना? जिनका इकोनॉमी में थोड़ा डोमिनेंस होता है, उनको कहीं न कहीं फ़ेवर करना शुरू किया उनकी अच्छे के लिए, ताकि वो डेवलप कर पाएँ, उनका बिज़नेस आगे जा पाए, उनके लिए पॉलिसी वगैरह बनाई। अब आप बोलोगे सर एक एग्ज़ाम्पल दो ज़ाइबैत्सु का, मित्सुबिशी। लड़कियों को शायद ना पता हो मित्सुबिशी क्या है, लड़कों को ज़रूर पता होगा। मित्सुबिशी एक कार की कंपनी है, मित्सुबिशी एसी भी बनाती है, बट एक्चुअल में जापान में सबसे पहले मित्सुबिशी ने बड़े-बड़े शिप बनाना शुरू किया था, तो मित्सुबिशी जापानीज़ की कंपनी है। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी लेकर आया। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में पता है वो क्या लेकर आया? उसने सबसे पहले देखा कि हमारे जापान के अंदर है ना, कपड़े बढ़िया क्वालिटी के नहीं बनते, तो उसने क्या करा, बड़ी-बड़ी मशीनें जो है ना, वो इम्पोर्ट करवाई यूरोप से। जो टेक्नीशियन थे ना, उनको भी एम्प्लॉय किया, उनको भी बाहर से बुलाया और एम्प्लॉय किया, और उनको बोला कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे वर्करों को, हमारे स्कूलों में लोगों को एजुकेट करो कि कैसे ये काम होता है ना? कैसे बढ़िया क्वालिटी काम काम कर सकते हो। अपनी जो स्किल है वो लोगों को सिखाओ। है ना? ये किया उसने, और इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग भी वगैरह भी इंक्रीज़ हुई, और खासकर उसने वुमेन्स पे भी ध्यान दिया, और मॉडर्न फैक्ट्री के अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी जापान में बहुत ज़्यादा था। और फैक्ट्री का साइज़ भी जो है वो नंबर जो है वो भी बढ़ने लग गया। मतलब ये भी उसने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में किया। एग्रीकल्चर पे उसने क्या किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में उसने टैक्स लगा दिया। एग्रीकल्चर में पहले टैक्स नहीं लगता था, उसने टैक्स लगा दिया ताकि वो टैक्स का यूज़ करके थोड़ा डेवलपमेंट किया जा सके, क्योंकि रेलवे वगैरह बनाने के लिए पैसे भी चाहिए थे। नेक्स्ट है कि वो क्या लेकर आया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर आया। उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एक नया, 1889 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, और उसने पार्लियामेंट भी बनाया, और पार्लियामेंट का नाम था डाइट। ये खाने वाली डाइट नहीं है, ये अ, बात करने वाली डाइट। हमारी पार्लियामेंट होती है ना, संसद, वैसे ही। और जो एम्परर है उसको कमांडर ऑफ फोर्स घोषित कर दिया, मतलब अपने आप को। एंड इट वाज बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी, मतलब उसकी फ्रेंचाइजी कोई नहीं खुल सकती। मतलब इसका कहने का मतलब है कि और सारी पावर जो होती है वो उसी के पास रहेगी, कमांडर के पास। मेरी बात क्लियर हो पा रही है ना? चलो, नेक्स्ट है एडुकेशन में भी बहुत रिफॉर्म लेकर आया। अब एडुकेशन में क्या-क्या रिफॉर्म लेकर आया आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका, अलग से 5 नंबर में।
तो ना सबसे पहले तो उसने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना शुरू किया, 1870s में उसने शुरू किया। उसने ना स्कूलिंग लड़की और लड़कों दोनों के लिए कंपलसरी कर दी, यूनिवर्सल कर दी 1910 में, कि आप दोनों को स्कूल जाना है। उसने ट्यूशन फीस कम करवा दी, है ना। और उसने जो है वो एक टोक्यो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी 1877 के अंदर, और साथ में उसने मॉडर्न एजुकेशन पे ध्यान दिया, वेस्टर्न एजुकेशन पे ध्यान दिया। एक मैं आपको बताऊं, जापानीज जो है ना, जापान के लोग पसंद नहीं करते थे अमेरिकन। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, वो जो मेजी था वो पसंद नहीं करता था कि बाहर के कंट्री आए और उस पर फॉरन इन्वेट करे, बट उसे पता था कि अगर हमें डेवलप करना है तो हमें वेस्टर्न मॉडल को अपनाना पड़ेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया। बच्चों को बताया कि आपको लॉयल बनना है, क्योंकि लॉयल अगर आप रहोगे, देशभक्त रहोगे, नेशनलिज्म सिखाया उन्हें, ताकि वो लोग अगर कोई बाहर से आके बाहर से कोई बंदा अटैक भी करे ना, तो सारे के सारे बंदे आर्मी ज्वाइन करने के लिए रेडी रहे। देशभक्त बनाया उन्होंने लोगों को। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ एडिकेट रेवेन्यू टू मेंटेन दी स्कूल एंड फैसिलिटी, मतलब स्कूल वगैरह को थोड़े फंड वगैरह भी देना शुरू किए, ताकि वो अपनी हेल्थ फैसिलिटी और स्कूल वगैरह चला सके। और लास्ट है कि स्कूल के अंदर ना टेक्स्ट बुक में लोगों बच्चों को बताया भी, एक नया सब्जेक्ट लाया गया, मोरल कल्चर, जहाँ पर बच्चों को बताया जाता था कि आपको एक बढ़िया सिटीजन कैसे बनना है, देश के प्रति लॉयल कैसे रहना है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ये सारी की सारी। और मिलिट्री में भी उसने एक चेंज किया था, उसने बोला था 20 साल से ऊपर जो भी बंदा है ना, उसको कुछ टाइम तक मिलिट्री में बिताना ही पड़ेगा, अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ द एम्परर। ठीक है। क्या ये जो चीज़ें हो रही थी इससे एनवायरनमेंट पे असर पड़ा? द आंसर इज यस, क्योंकि इतनी फैक्ट्रियाँ लग रही थी, है ना, और वो इतनी फैक्ट्री वगैरह लग रही थी, इसके साथ साथ जो है वो हमारी फैक्ट्री के साथ साथ क्या कहते हैं उसको, प्रदूषण भी बढ़ रहा था, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था, तो इसी का एनवायरनमेंट भी बड़ा नुकसान हुआ। तो पहले तो ये लिखा है एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी डिमांड वगैरह बढ़ गई। वो शिप याद है ना, मित्सुबिशी, टिम्बर से ही बनाते थे, तो टिम्बर के पेड़ काटना शुरू कर दिया, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ। वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन बढ़ने लग गया, है ना। बहुत सारे प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो गया। पहली बात तो वो टैक्स लगा दिया था इसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए गांव से शहर में आ रहे थे, और गांव में वो लोग खेती करते थे, बट वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। और एक पर्सन थे जिनका नाम था तनाका शोजो, उन्होंने तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में खड़े होकर भी बोला था, अपने 800 विलेजर्स को साथ में ला करके देखो, जापान को कुछ ना कुछ करना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब है ना, मैं ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूँ, नीचे पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। देखो, मैंने ये नहीं बोला कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बट अगर इस पीडीएफ में दे रखा है तो करना तो है ही, बट पहले मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे ये सोचते हैं कि यार जल्दी जल्दी निपट जाए वीडियो, तो इसकी वजह से। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था? ये भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, समझाऊंगा, बट पहले बाकी समझा दूं जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जो मेरे को लगता है कि जी मैक्सिमम चांस है इसके। बट ये दोबारा से बोल रहा हूँ, ये मत समझना कि इस क्वेश्चन के चांस नहीं है, अगर लिखा है तो मैंने कुछ सोच समझ के ये दोनों के दोनों क्वेश्चन लिखे होंगे। ठीक है। चलो, जब मैं पीवाईक्यूज देख रहा था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये वाले ऊपर के दो क्वेश्चन मेरे को है ना सिर्फ 2-3 पेपर में ही मिले। बाकी जो है वो क्वेश्चन जो है वो 3-3, 7-7, 8-8 पेपर के अंदर मिले, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, इसकी वजह से ये मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले। चलो, आपको ये बात पता है सॉरी, तो आपको ये पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया था। कैसे हारा था? हिरोशिमा और नागासाकी बम गिरे गए थे ना जापान पे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद है ना, जापान की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हुई। बम गिरने के बाद भी जापान जो है आज एक सुपर पावर है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जापान एक सुपर पावर बन गया 45 के बाद? कैसे उसने चेंज, पहले तो हम ये देखेंगे कि 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। पहली तो यूएस ने जो है वो यूएस लेड ऑक्यूपेशन, जापान हैज डीमिलिटराइज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जापान को बोला गया कि आपको अपनी मिलिट्री खत्म करनी पड़ेगी। आज है ना जापान में मिलिट्री नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो डीमिलिटराइज कर दिया, और बोला कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जापान के अंदर, तो मेजी का कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया। नेक्स्ट बात बोली गई कि आर्टिकल 9 आएगा, जिसके अंदर नो वॉर क्लॉज होगा, कि जापान किसी से लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है। आज जापान बड़ा शरीफ कंट्री लगता है, बट मैं आपको बता दूं, बदमाशी थी उनकी, समझ रहे हो। ये बात आप कोरियन से पूछो, और ये चाइनीज से पूछो, क्या हालत कर रही थी एक छोटे से आइलैंड ने। ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं, एग्रीगेरियन रिफॉर्म, री स्टैब्लिश ऑफ ट्रेड यूनियन वगैरह, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अटेम्प्ट टू डिसमेंटल, मतलब ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो गए थे, ट्रेड यूनियन आ गए थे, ये तो पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया गया, ट्रेड को थोड़ा सा दोबारा री स्टैब्लिश किया गया। जो जाइबेत्सु है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, और दोबारा से जापान की इकोनॉमी को रिवाइव करने का किया। तो बेसिकली जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के पॉइंट है वो यहाँ से शुरू है। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी व रिवाइव, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा से रिवाइव किया गया,
और इस बार विमेंस को भी वोट दिया गया। यूएस के सपोर्ट से जापान ने अच्छा, यूएस के सपोर्ट में जापान को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि जब कोरियन वॉर हो रही थी, कोरियन वॉर में आपको बता दूं 1950 से लेकर 53 तक हुई थी, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। इसमें जो कोरिया जिन जिन कंट्रियों को दूसरी जगह पर चीज़ें भेजते था ना, अब उसको जापान भेजने लग गया, और वियतनाम वॉर भी हुई थी। तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं जापानीज इकोनॉमी को हुआ, ठीक है। और उसके बाद ओलंपिक करवाए, तो एक तरह से थोड़ा उसमें भी फायदा वगैरह हुआ जापान को, ये देखा कि हाँ यार बढ़िया। और आज तो आप पता है बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन और टेक्नोलॉजी में भी जापान ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही बढ़िया कंट्री बन गया इकोनॉमी के मामले में। कुछ प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो थी हेल्थ ऑन द एनवायरनमेंट। हेल्थ इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, इस पे बड़ा नुकसान हुआ। जैसे कि एक कैडमियम 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 नाम का एक पॉइजन था, वो जो है, और एक मीना माटा के अंदर जो है मरकरी पॉइजनिंग, मतलब ये जो केमिकल है इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हुआ और लोगों की हेल्थ पे भी असर पड़ा। गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, न्यू रेगुलेशन पॉलिसी बनाई कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह लिखी हुई है। नेक्स्ट है कन्फ्यूशनिज्म क्या है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन देखा है मैंने कि ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। कन्फ्यूशनिज्म कौन था? पहले तो एक पर्सन था जिसका नाम था कन्फ्यूशन, ठीक है। तो ये देखो लिखा भी है कन्फ्यूशियस। तो ये जो कन्फ्यूशियस था एक पर्सन था। ये है ना, जो कन्फ्यूशनिज्म है वो एक्चुअली में आइडियोलॉजी है, वो टीचिंग है किसकी, कन्फ्यूशंस की, कन्फ्यूशियस की और उसके डिसिपल्स वगैरह की। तो ये बताएं लोगों को कन्फ्यूशनिज्म जो है, पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये चाइना की है। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है ना जापान का पढ़ा है, अब चाइना पे आ गए हम, ठीक है। तो ये जो है अब चाइना में मैं आपको बता दूं, ये कन्फ्यूशियस है ना, बहुत बड़ी मूर्ति भी है इनकी, कभी सुना नहीं होगा ना आपने, ये भी एक तरह का धर्म ही है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो है ना, ये लोगों को बताता था कि आपको चाइना के लोगों को कैसे अच्छा कंडक्ट रखना है, प्रैक्टिकल रहना है, विजडम, प्रॉपर सोशल रिलेशन बनाने हैं, है ना। और लोगों का जो चाइनीज लोगों का एटीट्यूड था ना, वो लाइफ की तरफ इसने बदल दिया था, बहुत अच्छा कर दिया था। बट है ना कहीं है ना, इस कन्फ्यूशनिज्म को है ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लेती थी चाइना की गवर्नमेंट, पता है क्यों? क्योंकि बेसिकली है ना, ये बैरियर था, बैरियर क्या, इसकी वजह से है ना कहीं चेंज नहीं आ पा रहे थे सोसाइटी के अंदर, जो है वो लोग चेंज से डर रहे थे, चेंज नहीं आ पा रहे थे लोग, इतना इकोनॉमी वगैरह पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे, चेंज पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे। तो ये जो है, इसी वजह से चाइना की गवर्नमेंट इस चीज को पसंद नहीं करती थी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है सानियात सेन कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना के अंदर पहले ना किंग वाला सिस्टम चलता था, किंग डायनेस्टी चलती थी एक, याद रखना। किंग डायनेस्टी के बाद है ना एक लीडर आया, किंग डायनेस्टी को मांचू एम्पायर भी कहते हैं, ठीक है। जापान में सबसे पहले रूल किसने किया था, वो मेजी से देखा था हमने सबसे पहले, ठीक है। और वैसे वहां पर तोकुगावा फैमिली थी, मिक्स मत करो, मेजी थी वहां पर, ये समझ लो मेजी है, क्योंकि जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा या जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वैसे मैं बता दूं, इस चैप्टर के मैंने नोट्स भी दिए हैं, और वो भी हैंड रिटन है, ठीक है। तो ये नोट्स, एमसीक्यू, सॉरी नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ एक ही साथ लगाई हुई है मैंने, जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम पे, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। तो ये जो सानियात सेन है, ये कौन था और इसके 3 प्रिंसिपल बताओ। पहले तो ना एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता 3 प्रिंसिपल, आपसे पूछा जाता है थ्री व्हाट आर दी सान मिन चुई ऑफ सानियात सेन। अब ये क्या है, चाइना के अंदर जो है चाइनीज लैंग्वेज में, मैंडरीन लैंग्वेज में जो 3 प्रिंसिपल है ना, उसको सान मिन चुई कहते हैं। ये बेसिकली सानिया सेन लेकर आया था। और सानिया सेन जो था ना, मैं आपको बता दूं, मॉडर्न फादर है, फादर ऑफ द मॉडर्न चाइना कहा जाता है इसको। और ये 1911 के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट बना था, किसका, चाइना का, रिपब्लिक चाइना का। याद रखना है मेरी बात, मेरे कहने का मतलब दोबारा से बताता हूँ। 1911 के अंदर जो हमारा सान यात सेन है, वो रिपब्लिक उसने रिपब्लिक बनाया था चाइना को, और पहला प्रेसिडेंट वगैरह बना था चाइना को, और इसको फाउंडर ऑफ द मॉडर्न चाइना भी बोला जाता है, ठीक है। और एक क्रिश्चियनिटी से बड़ा प्रभावित था, पढ़ा भी क्रिश्चियन स्कूल में वगैरह था। और है ना, इसके 3 प्रिंसिपल थे। पहला नेशनलिज्म, इसने बोला था कि लोगों में नेशनलिज्म जगाओ, तभी जो है आप जो है फॉरेनर से लड़ पाओगे। एक बात बताऊं, जो मांचू एम्पायर था ना, मैंने बताया था किंग डायनेस्टी और मांचू एम्पायर चाइना के अंदर, ये जो सानिया सेन था ना हमारा, ये जो है वो मांचू को भी फॉरेनर ही मानता था, इसलिए तो हटा दिया उसको इसने। तो नेशनलिज्म होना चाहिए लोगों में, दूसरा डेमोक्रेसी होनी चाहिए हर कंट्री के अंदर, या खासकर चाइना के अंदर। और लास्ट है सोशलिज्म होना चाहिए। जब सोसाइटी के सबसे नीचे तबके के लोगों का उत्थान होगा ना, सबसे वो उनका डेवलपमेंट होगा, तभी आप सोसाइटी में आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 मई का मूवमेंट क्या था। अब मेरी बात सुनना, बेसिकली हुआ क्या कि चाइना के, ये 4 मई 1919 की बात है। कब? 4 मई 1990। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है ओपियम वॉर। क्या? ओपियम वॉर।
ये मेरी बात सुनना। चाइना ने ना बड़ी कोशिश करी, बट चाइना के बहुत कुछ एरिया पर, मैंने बोला सारे एरिया पे नहीं, कुछ एरिया पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। ठीक है जी। ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। और ब्रिटेन क्या करता था, बाकी चाइना से ट्रेड करता था। चाइना से वो क्या लेता था, पोर्सिलीन। पोर्सिलीन जो है वास बनाने के काम आता है, प्लस जो है टी, ये लेता था। और उसको क्या देता था, चाइना को देता था सिल्वर। अब हुआ क्या कि है ना, ब्रिटेन का सिल्वर धीरे धीरे खत्म होने लग गया। उनको समझ आया यार, ऐसी पूरा सिल्वर चाइना को दे देंगे, क्योंकि पैसे तो लेंगे नहीं चाइना वाले। ब्रिटेन की करेंसी चाइना में क्या काम करेगी, उस टाइम तो ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था। तो ब्रिटेन ने दिमाग चलाया, उन्होंने बोला यार इनको है ना किसी चीज़ की लत लगा दो। और ये लत मैं बोल रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहली बार चाइना ने किसी कंट्री के साथ किया हो, लत लगाई हो। करा है उसने बहुत सारी कंट्री के साथ, कभी बाद में क्लास 12th में बात करेंगे इसके बारे में। तो हुआ क्या कि उस टाइम है ना, इंडिया भी ब्रिटेन का गुलाम था। तो इंडिया से क्या किया जाता था, जो अफीम होती थी ना, जिसको हम कहते हैं ओपियम, वो चाइना भेजा जाने लगा। इससे लोगों को लत लग गई चाइना से। अब वो कहते हैं हमें सिल्वर मत दो, हमें दो ओपियम। और है ना, फिर वो क्या कहते हैं, उसकी वजह से एक तरह से वर्ड यूज़ करूँ क्या, एडिक्ट हो गए। हिंदी में तो बताना, हिंदी में क्या कहते हैं, एडिक्ट हो गए मतलब, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड में फ़ायदा हो गया ब्रिटेन को। बट उस टाइम क्या थी, किंग डायनेस्टी थी। और किंग डायनेस्टी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि यार लोगों को तो ये एडिक्ट बना रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया ब्रिटेन के खिलाफ। और 1839 में एक पहला ओपियम वॉर हुआ। फिर 1856 के टाइम में भी सेकेंड ओपियम वॉर हुआ, और दोनों ही जो किंग डायनेस्टी है वो हार गई, ब्रिटेन जीत गया। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो आपको पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर दी ओपियम वॉर एंड व्हाट वर दी कॉन्सिक्वेंस, व्हाट वर दी रिजल्ट ऑफ ओपियम वॉर। दोनों में ब्रिटेन जीता था, ये बताना है। क्यों हुआ था ये भी बताना है, ट्रेड से शुरू हुआ था ये। ठीक है। और मैं बता दूं, चाइना के कुछ पार्ट पे जापान ने भी कब्जा कर रखा था। जैसे आपने ये तो देख ही लिया कि जी हम, ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, उसने भी कर रखा था। चलो, अब आ जाते हैं कि व्हाट आर दी 4 मई मूवमेंट। पहले तो ये 4 मई की डेट को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर ये बात हो रही है 4 मई, जस्ट अ सेकेंड, 4 मई 1919 की। एग्जाम में सिर्फ 4 मई लिखा आएगा। 4 मई मूवमेंट क्या था मैं बताता हूँ। देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने किस कंट्री को गुलाम बना रखा था, चाइना को, बहुत सारे पार्ट को। तो चाइना ने भी ब्रिटेन का सपोर्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और चाइना जीता भी। किससे जीता पता है, जापान से जीता। पूरी स्टोरी सुनना। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जापान ने चाइना पे भी कब्जा कर रखा था। तो है ना, चाइनीज लोगों को लग रहा था यार अब तो हमने हेल्प करी है ब्रिटेन की, अब क्या होगा कि, और हराया जापान को है, तो अब क्या होगा कि जापान ने जो कब्जा कर रखा है ना हमारी जमीन पे, ब्रिटेन बोलेगा उसको कि छोड़ दो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत गुस्सा आया चाइना के लोगों को, यार एक तो हमने आपकी लड़ाई में हेल्प भी करी, और ऊपर से आप हमारा जो एरिया जापान ने कब्जा कर रखा है वो हमें दिलवा भी नहीं रहे। तो इस वजह से जो है वो बहुत गुस्सा आया था इन लोगों को, चाइना के लोगों को। और उन्होंने उन्होंने है ना, अ, एक तरह से लड़ाई शुरू कर दी थी ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है। और है ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें डिमांड करना शुरू कर दी। क्या क्या डिमांड करना शुरू, और वहां पर जो नारे लगाए जाते थे ना, जो इस ये जो हुआ था, ये इसके में जो 4 मई का मूवमेंट हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि मॉडर्न साइंस लेकर आओ, डेमोक्रेसी लेकर आओ, नेशनलिज्म, इनके नारे लग रहे थे। अब उनकी डिमांड क्या क्या थी, पहली वो बोलते थे सिंपल लैंग्वेज या वन लैंग्वेज यूज करो। क्योंकि पहले ब्रिटेन जो है वो ब्रिटिश लैंग्वेज यूज करते थे, और कभी कभी चाइनीज लैंग्वेज। तो इसलिए उनको बड़ी कंफ्यूजन होती थी चाइना के लोगों को। तो उन्होंने बोला एक ही लैंग्वेज लेकर आओ जो कि सिंपलेस्ट हो, यानी मैंड्रीन। दूसरा उन्होंने बोला कि फुट बाइंडिंग की जो प्रथा है ना, और वुमेन्स को जो छोटा समझा जाता है वो खत्म कर दो चाइना से। फुट बाइंडिंग मैं बता दूं, लड़कियों को ना जानबूझ के छोटे शूज पहनाए जाते थे, ताकि, अच्छा वो हाँ माना जाता था छोटे जूता जो है, मतलब लड़कियों के छोटे पैर जो है ब्यूटी का सिंबल है। अब मैं क्या बोलूँ इस पे, ठीक, वो उनको वो मानते थे कि जो छोटा पैर होना ब्यूटी का सिंबल है, बट वो बहुत बुरी हालत हो जाती थी। आप कभी देखना फुट बाइंडिंग देखना, चाइना के अंदर बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही छोटा पैर, और वो भी मुड़ा हुआ हो जाता था लेडी का। ठीक है। और वुमेन को ये थोड़ा राइट देने की बात भी करी थी, ये जो 4 मई का मूवमेंट था। इक्वालिटी इन मैरिज लाओ, पहले डिवोर्स का राइट सिर्फ मेन को था, ये बोला गया वेमेंस को भी दो। और पॉवर्टी वगैरह एंड करो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आओ। ये बात बोली गई चाइना के अंदर। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा 4 मई मूवमेंट था। अब आ जाओ एक नए वाले पे। अभी अभी हमने देखा कि चाइना के अंदर पहले किंग डायनेस्टी थी, क्या हुआ, किंग डायनेस्टी थी। उसके बाद हमारा सानियात सेन आया, है ना, सानियात सेन आया। अब सानियात सेन मर गया। अब जब वो मर गया ना, तो उसके बाद पावर है, अच्छा सानिया सेना ना एक पार्टी से था, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो एक पार्टी से था जिसका नाम था एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको हम चाइनीज लैंग्वेज में
ग्वामिंग डैंग बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्वामिंग डैंग बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्वामिंग डैंग, याद रखना ये बात। और उसके बाद है ना, सानिया सेन के मरने के बाद एक और बंदा जो कि ग्वामिंग डैंग से ही था, वो लीडर बना, जिसका नाम था चांग काई शेक। चैंग काई शेक जो है वो लीडर बना है, देखो लिखा भी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चांग काई शेक ने क्या क्या काम करे। अच्छे काम करे तो अच्छे काम बताओ, बुरे काम करे तो बुरे काम बताओ। और अगर अच्छे काम करे उसने, तो वो फिर भी फेल क्यों हो गया अच्छे काम करने के बावजूद भी, तो उसने क्या क्या काम करे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता रखा है, सान यासेन की मृत्यु के बाद, सान की मृत्यु के बाद जो है चांग काई शेक जो है वो ग्वामिंग डैंग का लीडर बना, या मैं कहूँ चाइना का लीडर बना। और जब वो लीडर बना ना, तो उसने क्या किया, वॉरलॉर्ड्स, यानी जो भी लोग उसके खिलाफ थे ना, वॉरलॉर्ड्स हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी हो गए, उनके लीडर को एक तरह से कंट्रोल में लाने की कोशिश करी और एलिमिनेट करने की कोशिश करी। पहली चीज ने ये करी। दूसरी बात है, चाइना को ज़्यादा सेकुलर बनाया, सब धर्मों की रिस्पेक्ट हो, और कन्फ्यूशनिज्म को भी फैलाया, और वर्ल्डली, ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, धर्म के ऐसे अंधविश्वास में बिलीव मत करो, वो ये बोलता था। तीसरा है, जो कि सबसे बुरी बात है, अभी आप देखना, उसने बोला कि विमेंस के 4 विर्च्यू है, विमेंस को 4 चीज़ों पे ध्यान देना, अपनी चेस्टिटी पे, पवित्रता बनाए रखना है, मतलब दूसरे रिलेशन में नहीं जाना शादी होने के बाद, या पहले भी, पता नहीं मेरे को इतना, ठीक है, मतलब नहीं, समझ गए ना, मतलब अफेयर्स वगैरह में एंगेज नहीं होना मैरिड वुमेन को। अपेयरेंस पे ध्यान देना, अपनी अपनी स्पीच पे क्या बोल रही है उन पे ध्यान देना, और काम पे ध्यान देना है, काम मतलब घर के ही काम करने हैं सिर्फ, ठीक है, ये बात बोली गई। तो ये लेकर आया चेंज। इसमें से आप देखोगे तो सेकंड वाला पॉइंट ठीक था, बट है ना, इसको लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट ना करने के पीछे दो रीज़न, बहुत सारे रीज़न थे, तीन रीज़न थे बेसिकली। पहला रीज़न तो ये था कि उसका सोशल बेस बहुत ही नैरो था, बहुत ही कम था, और इसका पॉलिटिकल विजन भी कुछ ज़्यादा दूरदर्शी नेता नहीं था ये। नेक्स्ट है कि ना, सान यातसेन याद है ना, चांग काई शेक से पहले सान यातसेन लीडर था। तो सान यातसेन ने है ना इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए, है ना, पीजेंट वगैरह को थोड़ा फायदा दिलाने की कोशिश करी थी, बट इसने है ना इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया। मतलब पीजेंट की बाद में सान यातसेन के मरने के बाद कुछ सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश नहीं करी, सोशल इक्वालिटी बड़ी बल्कि इसके टाइम में। तो इसकी वजह से इसका सोशल बेस कम हो गया, लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। और तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? ये हर चीज़ में मिलिट्री घुसेड़ने की कोशिश करता था। ये लोगों की प्रॉब्लम सुन कम रहा था, और मिलिट्री ऑर्डर ज़्यादा दे रहा था, मिलिट्री को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि रिपब्लिकन लीडर नहीं है, ये मिलिट्री स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो जी, ये समझ आ गया। चलो, अब हमें इतना समझ आया कि सबसे पहले चाइना में किंग डायनेस्टी थी, उसके बाद आया सान यासेन जो कि ग्वामिंगडांग पार्टी से था, और उसके बाद हमारे सान यासेन के मरने के बाद आया क्या, चांग काई शेक, और चांग काई शेक भी ग्वामिंगडांग की पार्टी से था। अब चांग काई शेक और एक दूसरा लीडर चाइना का जिसका नाम है माओ जेडोंग, माओ जेडोंग नाम का लीडर था, उसके बीच में इलेक्शन हुआ 1949 में। और 1949 में जब इलेक्शन हुआ ना, तो माओ जेडोंग जीत गया, और ये जो चांग काई शेक है ना, ये भाग गया। पता है कहाँ भागा? ताइवान। ताइवान भाग गया। और माओ जेडोंग जो है, उसने चाइना के अंदर फिर कमान संभाली और बहुत सारे डेवलपमेंट लेकर आया, चेंजेस लेकर आया। बट पहले तो हम भगोड़े की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा भगोड़ा है, यानी चांग काई शेक, इसने ताइवान के अंदर जाकर क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और यहीं से हमारी एक नेक्स्ट कंट्री शुरू हो जाती है, ताइवान। पहले मैं वो समझाता हूँ आपको। यह है स्टोरी ऑफ ताइवान। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टोरी ऑफ ताइवान, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू अ डेमोक्रेसी हैड बीन अ वेरी ड्रामेटिक, एक्सप्लेन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ताइवान की स्टोरी क्या है। ताइवान जो है पहले एक टाइम पे है ना, चाइना का हुआ करता था, बहुत पहले। उसके बाद क्या हुआ, 1894 से 95 में वॉर हुई जापान के साथ, और जापान के कंट्रोल में आ गया ताइवान। उसके बाद क्या हुआ, दो तीन एग्रीमेंट वगैरह हुए। 1949 का एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम पोस्ट पोट्सडैम प्रोक्लेमेशन कहते हैं, और कायरो प्रोक्लेमेशन, कायरो डिक्लेरेशन 1943। उसके बाद है ना, दोबारा से ये चाइना के कंट्रोल में आ गया। बट जो ये ताइवान है ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री कहता था। आज भी आप देखोगे ना, ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री कहता है, बट चाइना बोलता है हमारा पार्ट है। स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चांग काई शेक भाग के पहुंचा कहाँ पर? किससे भाग रहा था वो? पता है ना? वो भाग रहा था माओ जेडोंग से। माओ जेडोंग की पार्टी का नाम था सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, आप बोलोगे सर सीपीसी होना चाहिए था, नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ऐसे ही वो सीसीपी ही बोलते हैं। और ये माओ जेडोंग जो था वो, सॉरी, ये हमारा चांग काई शेक जो था वो किस पे था? एनपीपी पार्टी से था, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था, और ग्वामिंग डैंग से था। पीपल, सॉरी, मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक, नेशनल पीपल्स पार्टी से था, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जो भी है, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी से था बेसिकली। अब चांग काई शेक जो है वो ताइवान पहुंचा, और खाली हाथ नहीं पहुंचा, $300 मिलियन के गोल्ड रिजर्व अपने साथ लेकर आया था। चोर भी था मतलब ये। उसके बाद ये उतरा चाइना के अंदर, ताइवान के अंदर।
जब उतरा ना तो उसने अपनी पार्टी का दबदबा बनाना शुरू कर दिया, और जो भी ताइवान के अंदर बड़े-बड़े लीडर थे ना, उनको मरवाना शुरू कर दिया। मरवाना तो शुरू कर दिया उसने। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बंद कर दी, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। सारे पॉलिटिकल अपोजिशन को एक तरफ कर दिया कि भाई मेरे खिलाफ बोलोगे मैं मार दूँगा, ये सारे के सारा। बट जब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे थोड़ा-सा डेवलपमेंट आने लगा ताइवान को। ताइवान में डेवलपमेंट आने लगा, उसकी जीडीपी जो है वो जापान के बाद सेकंड नंबर पे आ गई पूरे एशिया में। और एंड में जाके 1987 के अंदर जब ये हमारा मरा था ना, कौन? ये अपना चांग काई शेक, उसके बाद बेसिकली हमारे ताइवान के अंदर, ये देखो पहले लिखा आफ्टर द डेथ ऑफ चैंग इन 1975 मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड इन 1987, यानी ये चांग काई शेक जो है वो मरा था 1975 में। उसके बाद एंड में जाके कह सकते हो कि फुल्ली जो डेमोक्रेसी थी ना, वो हमारे ताइवान के अंदर 1987 में आई है। तो बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी थी, देखा आपने? भगोड़े की कंट्री बना दिया ताइवान को उसने। आज भी जो है मैं आपको बता दूं, ताइवान जो है वो बोलता है मैं इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, चाइना बोलता है हमारा पार्ट है। और मैं आपको बताऊं WHO, WTO बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी मानते हैं कि चाइना जो ताइवान है वो चाइना का पार्ट है। ताइवान कहता है हमको कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिपेंडेंट अपना रूल करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये मत बोलो कि हम आपके पार्ट नहीं, मतलब आप हमारे पार्ट नहीं हो, क्योंकि जिस दिन आप ऐसा बोलोगे हम अटैक कर देंगे। और यही इस टाइम दिक्कतें चल रही है। और मैं आपको बता दूं ताइवान में किसी भी कंट्री की एम्बेसी नहीं है, ट्रेड मिशन है, एम्बेसी नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब हम माओ ज़ेडोंग की बात कर लेते हैं। भगोड़े की बात तो हो गई, माओ ज़ेडोंग बन गया था चाइना का लीडर। तो जब वो चाइना का लीडर बना था तो उसने बहुत सारी चीज़ें करी। अब क्या-क्या चीज़ें करी, ठीक है, वो आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं वो एक पॉलिसी भी लेकर आया था माओ ज़ेडोंग, जिसका नाम था क्या? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा-सा स्टार्टिंग में ना मैंने पूरा लिख रखा है किसके बारे में, हमारे माओ ज़ेडोंग के बारे में। और माओ ज़ेडोंग ने ना चाइना का नाम चेंज करके एक तरह से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया था, याद रखना। ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया था उसने चाइना का नाम। और 1949 में ही ये बता रखा है कि गवर्नमेंट ने ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। माओ जेडोंग लीडर बना था, और ये एक ऐसा लीडर था जो जिसको सारे सोशल ग्रुप के लोग सपोर्ट करते थे। जैसे कि चांग काई शेक का को पीजेंट पसंद नहीं करते थे, गरीब लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं किया था। बट इसको सारे लोग पसंद करते थे। इसने सारी की सारी इकोनॉमी को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेकर आया, लैंड होल्डिंग को रिमूव कर दिया, यानी कोई भी बंदे के पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं होगी। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी रिमूव कर दिया। और उसके बाद वो 1958 के अंदर एक पॉलिसी लेकर आया जिसको कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब ये क्या पॉलिसी थी, ध्यान से सुनो। उसने बोला कि अपन चाइना के अंदर है ना, चाइना के अंदर स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। और स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए पता है इसने क्या किया? स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इसने अपने लोगों को बोला कि आप अपने घर में फैक्ट्री लगा लो, छोटी सी अपने बैकयार्ड में स्टील की फैक्ट्री लगा लो, स्टील का प्रोडक्शन करो। ये पहली चीज उसने बोली। अभी हम देखेंगे फायदा हुआ नुकसान हुआ इसका, बट ये पहला काम बोला उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। दूसरा काम उसने बोला, बोला क्या उसने करा कि जितने भी चाइना के अंदर लैंड थी ना, वो सारी की सारी कम्यून, एक अलग अलग कम्यून बना दिए। जैसे मान लो 10 लैंड है, अलग अलग फार्मर की है। अब वो फार्मर को है ना एक बंदे के अंडर में कर दिया जिसका नाम था कम्यून। और कम्यून जो था वो पूरे के पूरे उस 10 लैंड को देख रेख करता था। तो ऐसा कर दिया उसने, वो पूरा का पूरा एक तरह, और कम्यून पे नजर रखती थी गवर्नमेंट, यानी हमारा माओ जेडोंग। तो ऐसे वो कंट्रोल वगैरह करता था। 26,000 से ज़्यादा कम्यून हो गए थे चाइना के अंदर। अब इससे ये दोनों पॉलिसी से क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, नुकसान हुआ। पहली बात तो स्टील जो था वो ख़राब क्वालिटी का बन रहा था। दूसरी बात है कि कम्यून, जब माओ जेडोंग ने कम्यूनों को स्टैब्लिश कराना तो उसको लगा यार प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बट हुआ नहीं। अब देखो यही बात मैंने थोड़ी अपने हाथों से लिखी हुई है, क्योंकि मैं अपने हाथों से इसलिए लिखी हुई है क्योंकि नोट्स में भी मैंने वही है ना, हैंड रिटन नोट्स है वो, तो इसी की वजह से वो स्क्रीनशॉट लगाया। चलो, वैसे नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, अब डाउनलोड करोगे पीडीएफ तो। अब आ जाओ जी, रेड गार्ड क्या था? ठीक है, या मैं कहूँ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन क्या था? अब बात सुनना, देखो। माओ जेडोंग, आप अभी अभी हमने ऊपर देखा, आपको लग रहा होगा माओ जेडोंग तो बढ़िया लीडर है, बट नहीं, ये भी जो है वो थोड़ा मोटी बुद्धि का था। कैसे? अब देखो इसने क्या किया। इसने भी एक तरह से वही किया जो कि चांग काई शेक ने किया, है ना। चांग काई शेक लीडर बनते ही सबसे पहले उसने क्या किया था? वॉरलोड को और कम्युनिस्ट को कंट्रोल किया था, जो उसको लगता था कि ये मेरे को दिक्कत पहुंचा सकते हैं बाद में। इसने भी यही किया। इसने भर के और बदतर किया। इसने देखा कि ना बहुत सारे लोग हैं ना इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसने पता है क्या किया? इसने क्या किया, एक आर्मी बनाई जिसको नाम दिया उसने रेड गार्ड। और रेड गार्ड में रेड गार्ड वाली उसमें स्टूडेंट भी होते थे और आर्मी भी होती थी। इसने ना स्टूडेंट को, बच्चों को जाके ये बोला, और खासकर कॉलेज के बच्चे होते थे, उनको जाकर ये बोला कि देखो, मेरे को, मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ और ये लोग हैं ना मेरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो कॉलेज के बच्चे थे, गरम, कह रहा मारो।
तो उन्होंने कहा हाँ, जाओ मारो। तो इसी वजह से उन्होंने बच्चों को बेसिकली कहीं न कहीं यूज़ करना शुरू कर दिया वॉयलेंस वगैरह के लिए, ठीक है? और इसी को कहते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, जो 1965 में आया था, जिसमें उसने स्टूडेंट का यूज़ किया था और यही थी रेड गार्ड, ठीक है? अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, इससे बहुत नुकसान हुआ। पहली बात तो लोग बोलने से डरते थे, है ना? चेंज वगैरह नहीं आ रहा था सोसाइटी के अंदर, प्रोफ़ेशनल वगैरह जो लोग हैं, वो कंट्री साइड गाँव के अंदर भेजा जाता था, है ना? उनको कि जी मारो अगर कोई मेरे खिलाफ बोले। इसकी वजह से बहुत ख़राब हुआ। पहला तो जो पीरियड है, ये टर्मॉइल का पीरियड है। हमारी इकोनॉमी वगैरह भी वीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो गया क्योंकि बच्चे तो वॉयलेंस करने में लगे हुए थे, तो ये दिक्कत आ गई। नेक्स्ट वाले है कि फॉर मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट। सबसे पहले हमारा किंग डायनेस्टी, है ना? उसके बाद आया सान यासेन, उसके बाद हमारा चांग काई शेक, उसके बाद आया हमारा माओ ज़ेडोंग। माओ ज़ेडोंग के मरने के बाद एक और लीडर आता है जिसका नाम था ज़ाओ एनलाई। ज़ाओ एनलाई भी कह सकते हो। और उसी के कुछ टाइम बाद एक और लीडर आया था जिसका नाम था, एक एक सेकंड, ये रहा, डेंग ज़ाओपिंग। ये दोनों के दोनों कुछ रिफॉर्म लेकर आए थे। ये फोर मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इन्होंने बोला था कि हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। कौन-कौन सी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा में नहीं आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 में भी आ सकता है, इसलिए मैंने बड़ा लिखवाया है, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा वैल्यू बेस भी पूछा जा सकता है कि 1911 के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें सानिया से लीडर बना था, क्या इसका फ़ायदा हुआ? द आंसर इज़ येस, इसका फ़ायदा हुआ। क्योंकि थोड़ी-सी रिपब्लिक स्टैब्लिश हो गई थी, मानचू एम्पायर हट चुका था, लोगों को राइट्स के बारे में पता चल रहा था, एक नेशनलिज़्म फैल रहा था कहीं न कहीं, और इसी के बाद फिर चांग काई शेक आया और उसके बाद माओ ज़ेडोंग वगैरह आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये थोड़ा जापान की डेली लाइफ के बारे में लिखा है कि जब जापान के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रहा था तो क्या क्या हुआ चेंजेस। सबसे पहले तो जो पहले जॉइंट फैमिली होती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली हो गई। उसके बाद जो है उसके बाद जो है वो कंज्यूमर गुड्स वगैरह जो है उनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि फैमिली के अंदर जो विमेंस है वो घर पे ही रहती थी। तो कंज्यूमर गुड्स हो गए, डेमोक्रेटिक अप्लायंसेस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा बिकने लग गई। अब एक न्यू ट्रांसपोर्टेशन का मीन भी आ गया था जिसको कहते थे ट्राम्स, सुना होगा आपने। तारों से एक जगह से दूसरी जगह, वो ट्राम्स होती है ना, ट्रॉलियाँ वगैरह, तारों से एक जगह से, तो वो वगैरह बनाई गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई। हमने देख लिया जापान, हमने देख लिया चाइना। अब हम बात करेंगे कोरिया की, ठीक है? और कोरिया का बहुत ध्यान से सुनना। तो कोरिया का क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कोरिया के अंदर जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसके पीछे किसका रूल है? ठीक है? कोरिया भी आपको पता है बहुत डेवलप कंट्री है। एक बात और बता दूँ, कोरिया पर है ना जापान ने रूल कर रखा है। आपको एक बात, चलो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बात फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम पे फ़ोकस है। बहुत गलत किया था, जब जापान ने कोरिया पे कब्ज़ा किया था ना, तो बहुत गलत किया था। आप सोच नहीं सकते कितना गलत किया था कोरिया के साथ, विमेंस के साथ और बहुत सारी चीज़ें। चलो अ, आगे देखते हैं। तो हुआ क्या था, तो पहले तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कोरिया के डेवलपमेंट में किसका रोल है? तो आपको बताना है कोरिया के डेवलपमेंट में ना, वहाँ की एक तरह से लोगों का भी रोल है और वहाँ की मिलिट्री का भी रोल है, ठीक है? मिलिट्री से मेरे कहने का मतलब है वहाँ की गवर्नमेंट की भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थी और साथ में लोगों ने भी सपोर्ट किया और इसी की वजह से जो है वो कोरिया डेवलप हो पाया। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे। कोरिया के अंदर सबसे पहले तो थोड़ा-सा बता देता हूँ कोरिया के बारे में। कोरिया ना 2 पार्ट में बँटा हुआ है। यहाँ पर जब मैं कोरिया बोलता हूँ ना, ठीक है? यहाँ पर जब ऊपर जब मैं कोरिया बोलता हूँ तो साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो आपको पता है वहाँ पर तो वो कटोरा कटिंग वाला पर्सन है, वो डोरेमोन, है ना? क्या नाम था उसका? नाम भूल गया यार, एकदम से दिमाग में से नाम चला गया, चलो, है ना? कोई नहीं, आ जाएगा नाम याद मेरे को अभी थोड़ी देर में। तो हुआ क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी तो कोरिया 2 पार्ट में बँट गया था। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और के बीच में जो बॉर्डर था उसको 38 पैरेलल बोलते थे। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से सुनना। उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया था उस पे उस पर रशिया वगैरह उसको कंट्रोल क्या करता था, हेल्प करता था उनकी, या चाइना वगैरह। साउथ कोरिया को यूएस वगैरह, यहाँ पर तो पूरी डेमोक्रेसी, यूएस वगैरह हो गया, यूएन वगैरह हो गया, और यहाँ पर पूरी डेमोक्रेसी आ गई थी साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया के डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि साउथ कोरिया के डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये आपको पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कोरिया के अंदर बहुत सारे लीडर चेंज हुए, वहाँ पर मिलिट्री रूल भी आया, वहाँ पर डेमोक्रेसी भी बाद में स्टेब्लिश हुई, ठीक है? बट एक चीज़ जो है वो लगातार चलती रही, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जापान, ये जो कोरिया है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलता रहा था, ठीक है? तो बेसिकली हुआ क्या था, 1963 के अंदर जो है वो मिलिट्री का रूल आ गया था हमारे कहाँ पर, उसके अंदर कोरिया के अंदर, जिसका नाम था पाक चुंग ही। ओके। जब ये पावर में आया ना तो इसने बहुत सारे चेंजेस लेकर आया। पहले इसने ना ये बोला कि हमको है ना एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमें पैसे मिलेंगे। दूसरी बात है इसने क्या किया, 5 ईयर प्लान बनाया जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा हो। तीसरी बात है इसने एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया।
और इसकी वजह से फ़ायदा भी हुआ थोड़ा। चाइना जो है कोरिया जो है, आई एम रियली सॉरी मैं बार-बार मिला रहा हूँ कंट्री, बट कोरिया है ये। तो कोरिया जो है वो डेवलप करने लग गया। उसके बाद है ना एक और मूवमेंट 1970 में कोरिया के अंदर एक चलाया गया जिसको न्यू विलेज कहते हैं, सिमुलर मूवमेंट कहते हैं। ये लाया गया था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और हमारे जो फार्मर हैं, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि कैसे चीज़ें इंक्रीज़ करी जा सकती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक तरह से उनको दोबारा से होप देने के लिए, क्योंकि उनको उनका प्रोडक्शन गिर रहा था ना, तो इसीलिए। उसके बाद 1992 में एक किंग यंग सैम नाम के एक प्रेसिडेंट बने, जो कि बहुत टाइम बाद एक प्रेसिडेंट थे। मिलिट्री रूल के बाद वो बने थे, एक सिविलियन थे वो। उन्होंने भी एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया, ठीक है? और बड़ी-बड़ी कोरिया की कंपनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगी, ओके? और उसके बाद जो है इसी पर्सन ने क्या किया था कि कोरिया को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर शामिल किया 1996 में। ये भी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जिससे बहुत सारी जो कंपनीज़ है ना छोटी-बड़ी कोरिया के अंदर, वो आगे गई। अच्छा, अभी-अभी ये तो हो गया कि चाइना की जो कोरिया है उसकी जो बहुत सारी जो मिलिट्री रूलर थे या डेमोक्रेसी थी, उन सब ने रोल निभाया। पॉलिसी वगैरह बनाई, एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसी थी वो। बट लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं बताता हूँ 1997 में ना फॉरेन करेंसी क्राइसिस आ गया था कोरिया के अंदर। तो उसके अंदर आईएमएफ ने भी हेल्प करी और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ के लोगों ने भी गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट चलाए, गोल्ड को इकट्ठा किया, ठीक है? ताकि जो है वो पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सके। कोई मतलब लोगों ने खुद गोल्ड कलेक्शन प्रोग्राम चलाए, अपने देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कोरिया के डेवलपमेंट जो है ना वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी और वहाँ के लोगों के हार्ड वर्क की वजह से आया। ये जो सैमुअल मूवमेंट था ये तो मैं बता चुका हूँ, यू आएगा यहाँ पर, ठीक है? सैमुअल मूवमेंट भी कहते हैं इसको, ये मैंने बता ही दिया था, ये फार्मर को होप देने के लिए किया गया था, ओके? अब ये ग्वांगजू डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या है? ये ना पाक चुंग ही जो अभी-अभी ऊपर देखा था, पाक चुंग ही की है ना डेथ हो जाती है। उसके बाद एक नया लीडर बनता है जिसका नाम था चंग डू हुआन। बहुत सारे नाम लग रहे होंगे ना आपको। तो इसके खिलाफ है ना, जब ये मर गया था तो लोगों को लग रहा था डेमोक्रेसी आएगी, पाक चुंग ही तो चला गया, अब तो डेमोक्रेसी आएगी। बड़े दूसरा लीडर आ जाता है और वो भी मिलिट्री लीडर होता है। लोग इससे खुश नहीं होते, लोग प्रोटेस्ट करते हैं और कहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं? कोरिया के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं और उस प्रोटेस्ट को कहा जाता है ग्वांगजू डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ठीक है? और ग्वांगजू डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसके खिलाफ मूवमेंट किया था। यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ये बोलता था कि ना कोई बंदा अगर ये यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन बना दे तो उसके तहत क्या है कि अगर कोई बंदा कितने साल तक भी प्रेसिडेंट रह सकता है, मरते दम तक भी प्रेसिडेंट वगैरह रह सकता है वो, ठीक है? नेक्स्ट है कि हाउ द मॉडर्नाइजेशन पाथ ऑफ जापान डिफरेंट फ्रॉम चाइना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एज इट इज लर्न करना। सुनो मैं वैसे ही बताता हूँ। जापान ने जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अपनाया ना, इसने नेशनलिज्म पे ध्यान दिया, इसने मॉडर्न साइंस पे ध्यान दिया, ओके? और इसने जो है मेजी रिफॉर्मेशन किया डेवलपमेंट करने के लिए। चाइना ने अलग तरीका अपनाया। चाइना में आपको पता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट तो हुआ, डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर मिलिट्री रूल भी रहा, लोगों के राइट्स वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हुए, आज भी हैं, बट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की वजह से लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, ठीक है? क्योंकि अगर कोरिया के अंदर भी देखो, अभी हमने देखा कोरिया के अंदर भी मिलिट्री रूल रहा, बट लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था तो लोग ज़्यादा देखो, जब इंसान का पेट भरा होता है ना तो उससे बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब भूखा होता है तो दिक्कत होती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। से ही चाइना के साथ हुआ, चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों ने बहुत कम अपोज़ किया। ठीक है? और जो लोग अपोज़ करते थे, उसको तो पता ही है, रेड गार्ड, है ना? और वो अलग-अलग लोग जो है वो मरवा देते थे, आर्मी मरवा देती थी। तो ये बता रखा है कि दोनों ने अलग-अलग रास्ता अपनाया, एक ने नेशनलिज़्म का रास्ता अपनाया और राइट्स वगैरह दिए, दूसरे ने राइट्स वगैरह को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर लोगों ने बहुत, दोनों ने ही हार्ड वर्क किया, वहाँ के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। चाहे मैं जापान की बात करूँ, आज भी है ना जापान में लोग 80 प्लस ज़्यादा हैं, 80 प्लस से ज़्यादा एज है, पता है क्यों? और वो भी शादीशुदा नहीं है। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब गिरे गए थे, इन लोगों ने पागलों की तरह मेहनत करी थी। ऐसा वर्क कल्चर बनाया था, पूरी दुनिया में सबसे रिजिड वर्क कल्चर है यहाँ पर। आपकी अगर छुट्टी 6 बजे होती है तो आप 1 सेकंड कम में नहीं जा सकते। अगर आपकी आपका ऑफ़िस टाइमिंग 10 बजे है तो 10 बजे से 1 मिनट बाद नहीं आ सकते। ऐसा वर्क टाइमिंग है इनका, और ये उन्हीं लोगों की वजह से है जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद मेहनत करी थी, उन्होंने ही ऐसा वर्क कल्चर बनाया था। ओके? अब वही माओ ज़ेडोंग के बारे में बताना है कि माओ ज़ेडोंग और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो कैसे उसने एक बढ़िया चाइना की नींव रखी और कैसे आज के सक्सेस में
रोल है माओ ज़ेडोंग का। तो माओ ज़ेडोंग ने जो-जो काम करे थे ना, जैसे लीव ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उससे फ़ायदा नहीं हुआ था बट लोगों में इंस्पिरेशन वगैरह जागी थी। उसने है ना बोला था कि एक सोशलिस्ट मैन उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। सोशलिस्ट मैन की क्या ख़ासियत होती है? वो 5 चीज़ों में बिलीव करता है। फादरलैंड में, पीपर में, लेबर में, साइंस में और पब्लिक प्रॉपर्टी में करता है। उसने वुमेन्स के लिए भी, फार्मर के लिए, स्टूडेंट के लिए भी काम वगैरह किया था। बहुत सारी चीज़ें वगैरह करी थी उसने, ठीक है? आई होप ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हो क्लियर। अब वही क्वेश्चन जो मैंने छुड़वा दिए थे उसी पे आ जाते हैं। ठीक है। ओके। जापान के अंदर मैंने मेजी बताया था आपको, बट मेजी से पहले भी एक रूलर थे और सबसे पहले रूलर रूलर जो थे ना वो थे तोकुगावा फैमिली के। काय के? तोकुगावा फैमिली के। तोकुगावा फैमिली एक फैमिली हुआ करती थी जो रूल किया करती थी। और उसके बाद है ना, जो पावर है वो शागुन्स के शोगुन्स जिसको कहते हैं, उनके हाथों में चली गई। और शोगुन्स जो है ना, वो पता है कैसे रूल करते थे पूरे के पूरे जापान पे? उन्होंने ना 250 पार्ट में बांट दिया जापान को, और हर पार्ट में एक दाइमो होता था, दाम्यो सॉरी दाम्यो होता था, और वो अपने-अपने इलाके को देखता था, ठीक है? बट ये जो दाम्यो और समुराई वगैरह भी बना दिए गए, समुराई वगैरह भी बना दिए गए, और समुराई जो है वो शोगुन्स हो गए, और जो हमारे दाइमोस हो गए उनकी रक्षा वगैरह करने का काम करते थे। और 16वीं सेंचुरी में फिर चेंज आने लग गया। क्या चेंज आया? सबसे पहले तो जो तलवार रखने का राइट है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ समुराई को दे दिया गया, पहले फार्मर भी रखते थे। दूसरी बात है कि दाइमो को थोड़ी पावर दी गई, पहले दाइमो को ज़्यादा पावर नहीं थी, उनको बोला जाता था कि आप यहीं पर रहो, कैपिटल में रहो, अपने एरिया में मत जाओ, क्योंकि डर लगता था शोगुन्स को कि ये कहीं अपनी अलग कंट्री ना बना ले, तो ये रहता था, ठीक है? उसके बाद कहीं न कहीं वहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह भी इंक्रीज़ होने लग गई, बहुत सारे इकोनॉमी वगैरह को भी अच्छा असर पड़ने लगा हमारे जापान के अंदर। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिल्कुल आप कह सकते हो, एक वर्ड मैं बोलूँगा, रट लो। ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ बट इस चैप्टर में बोलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स का है और इससे बाहर कुछ नहीं आना। एमसीक्यू इसके करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इस चैप्टर में बहुत ही सारे मूवमेंट है, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ऐसे-ऐसे मूवमेंट हैं जो 2-2 लाइन के हैं, जिसमें कुछ है नहीं बट वो मूवमेंट एमसीक्यू बन सकता है उसका। तो इसलिए एमसीक्यू मैं इस वीडियो के रिस्पॉन्स को देख कर डालूँगा। अगर डाल दी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय-बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वाले भी और मेन पॉइंट स्टडी को भी, क्योंकि 12th में तो हम मिलेंगे ही, है ना? चलो जी, बाय-बाय।